हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल उत्तराखंड में। दोस्तों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे परमार वंश के 37वें राजा अजय पाल ने 52 गढ़ों को एक किया था। अब बात करते हैं दोस्तों अजय पाल के राजभवन के बारे में। चलिए दोस्तों अजय पाल का राजभवन श्रीनगर में स्थित था। कहाँ पर? श्रीनगर में। और सन 1803 में एक भूकंप के कारण अजय पाल का राजभवन क्षतिग्रस्त हो जाता है भूकंप के कारण, और कंप्लीटली नहीं होता है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है इसके राजभवन को 1803 के भूकंप के कारण। और सन 1894 में एक विनाशकारी बाढ़ के कारण अजय पाल का राजभवन पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है, या तितर बितर हो जाता है, या तबाह कह सकते हैं इसको, पूर्ण रूप से तबाह हो जाता है अजय पाल का राजभवन 1894 के विनाशकारी बाढ़ के कारण। और साथ ही साथ श्रीनगर भी तबाह हो जाता है पूर्ण रूप से। अब बात करते हैं दोस्तों सन 1895 में, यानी 94 के बाद सन 1895 में E.K. पॉल द्वारा श्रीनगर फिर से बसाया गया। श्रीनगर 1895 में E.K. पॉल द्वारा फिर से बसाया गया। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आधुनिक श्रीनगर की स्थापना किसने करी या श्रीनगर किसने बसाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा E.K. पॉल के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों कि श्रीनगर की तुलना दिल्ली से की गई। इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली भी श्रीनगर की तरह कई बार उजड़ा और बसाया गया। सेम ऐसे ही जैसे 1803 में श्रीनगर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर 94 में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, और उसके पश्चात 1895 में E.K. पॉल ने श्रीनगर को बसाया। ऐसे दिल्ली भी कई बार उजड़ा और बसाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों अजय पाल के अन्य नामों की। तो अजय पाल को बेसिकली गढ़वाल का अशोक और बिस्मार्क भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि गढ़वाल का अशोक या बिस्मार्क किसको जाना जाता है, या कौन सा राजा गढ़वाल का अशोक या बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा अजय पाल। राजा अजय पाल। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपाधियों की, यानी अजय पाल को कौन कौन सी उपाधियां दी गई। तो बेसिकली अजय पाल को 2 उपाधियां दी गई, आदि गुरु और आदिनाथ की। ये दोनों उपाधियां इसको तंत्रिका विद्या के सावेरी ग्रंथ में दी गई। किसके अनुसार? अजय पाल को आदि गुरु और आदिनाथ की उपाधियां तंत्रिका विद्या के सावेरी ग्रंथ के अनुसार दी गई। अब बात करते हैं दोस्तों अजय पाल की तुलना। दोस्तों, एक इतिहासकार हुए हैं कवि भरत। इससे पहले मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं। एक इतिहासकार हुए हैं कवि भरत। इन्होंने एक मानवोदय काव्य लिखी है, जिसमें इन्होंने अजय पाल के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया है। और इस मानवोदय काव्य में कवि भरत ने अजय पाल की तुलना की है कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, कुबेर और इंद्र से। किससे? कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर और कुबेर, इंद्र से कवि भरत ने मानवोदय काव्य में अजय पाल की तुलना करी है इनसे। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अजय पाल का 52 गढ़ों के जीतने के बाद, यानी जब अजय पाल 52 गढ़ों को एक कर देता है, उसके पश्चात ये गोरखानाथ संप्रदाय अपना लेता है। कौन सा संप्रदाय? गोरखानाथ संप्रदाय। और ये अपना गुरु मानता था सत्यनाथ या नाथ योगी जी को। अजय पाल अपने गुरु मानते थे सत्यनाथ या नाथ योगी जी को, और इन सत्यनाथ योगी जी को भैरव का अवतार माना जाता था। किसका अवतार? भैरव का अवतार माना जाता था। इसीलिए अजय पाल ने श्रीनगर में, यानी श्रीनगर के देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव मंदिर की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? सत्यनाथ भैरव मंदिर की स्थापना करी। अगर बात करें दोस्तों इसके निर्माण कार्य की, तो इसने सबसे पहले श्रीनगर में अपना राजभवन बनाया, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 1803 में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, और 1894 में बाढ़ के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था।
अब बात करें दोस्तों इसके दूसरे निर्माण कार्य की, तो इसने श्रीनगर में कालिका मठ का निर्माण किया। किसका? कालिका मठ का निर्माण अजयपाल ने श्रीनगर में किया। तीसरी बात, इसने राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना करी। कहाँ पर? देवलगढ़ में, और ये इनकी कुल देवी थी। राजराजेश्वरी मंदिर को इनकी कुल देवी माना जाता था। और साथ ही साथ इन्होंने गौरा देवी मंदिर और सत्यनाथ भैरव मंदिर की स्थापना करी। कहाँ पर? श्रीनगर के देवलगढ़ में। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो अजयपाल ने दोस्तों सबसे पहले गढ़वाल में मापतौल की प्रथा शुरू करी थी, यानी मापतौल का मानकीकरण शुरू किया था अजयपाल ने। और अजयपाल द्वारा दिया गया पाथा था धुली पाथा। कौन सा पाथा? धुली पाथा। और दोस्तों देवलगढ़ शिलालेख में अजयपाल का एक प्रमाण मिला है, यानी अजयपाल के बारे में स्रोत मिला है, जिसमें अजयपाल को धर्मपाथो कहा गया था। देवलगढ़ शिलालेख में अजयपाल को धर्मपाथो भी कहा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों, अजयपाल ने अपने राज्य को स्वतंत्र या अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने राज्यों में कई सारी सैनिक चौकियां बनाई। अगर बात करें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट या 3 प्रसिद्ध चौकियों की, तो गुजरूगढ़, लंगूरगढ़ और महावगढ़। यानी अजयपाल ने 3 सैनिक चौकियां बनाई अपने राज्य में, लंगूरगढ़, गुजरूगढ़ और महावगढ़ में। और जो सैनिक इन चौकियों में रहते थे उन्हें इनके अनुसार भूमि दी जाती थी। किनको? जो सैनिक चौकीदारी करते थे या राज्य की सुरक्षा करते थे। कहाँ पर? इन चौकियों में। दोस्तों साथ ही साथ अजयपाल ने 16 ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की है। दोस्तों इन 16 ब्राह्मणों को बेसिकली परमार वंश में खाना बनाने के लिए रखा जाता था, यानी इनकी नियुक्ति सिर्फ खाना बनाने के लिए की जाती थी। और इनके द्वारा बनाया गया भात यानी चावल शुद्ध माना जाता था। क्या माना जाता था? शुद्ध माना जाता था। दोस्तों हैमिल्टन के अनुसार अजयपाल परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। यानी परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? राजा अजयपाल। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं इसमें। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोलाराम ने 1815 में किया। यानी शिव प्रसाद जी एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोलाराम जी ने 1815 में किया है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों, कि देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने अजयपाल की एक प्रतिमा बनी है जो कि पद्मासन की मुद्रावस्था में। यानी देवलगढ़ में एक विष्णु मंदिर है जिसके ठीक सामने अजयपाल की प्रतिमा बनाई गई, वो भी पद्मासन की मुद्रा में। और दोस्तों इस प्रतिमा में अजयपाल ने कानों में कुंडल और सिर में पगड़ी पहनी हुई थी। कानों में कुंडल और सिर में पगड़ी पहनी हुई थी। किसने? अजयपाल ने। अब बात करते हैं दोस्तों, अजयपाल ने अपने राज्य को प्रशासनिक ढंग से चलाने के लिए अपने गढ़ों या राज्यों में पट्टी एवं परगनों की स्थापना करी। यानी राजा अजयपाल ने अपने राज्यों को प्रशासनिक ढंग से चलाने के लिए अपने गढ़ों में पट्टी एवं परगनों की स्थापना करी या पट्टी एवं परगनों का निर्माण करवाया। कहाँ पर? अपने 52 गढ़ों में। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ रचनाओं की, कि कौन सी रचना किसने दी है या कौन सा काव्य किसने लिखा है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें, रामायण प्रदीप किसकी रचना है। तो मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपसे करवाया है कि रामायण प्रदीप किसकी रचना है। तो दोस्तों ये रचना है मेधाकर शास्त्री की। किसकी? मेधाकर शास्त्री, जो कि प्रदीप शाह के राजदरबारी कवि थे। किसके? प्रदीप शाह के राजदरबारी कवि। और इस रामायण प्रदीप में कैंतरा राजा का अजयपाल का स्वर्ण सिंहासन चोरना और
चंद्रवंश के कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इस रामायण प्रदीप में लिखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों मानवोदय काव्य की। तो मानवोदय काव्य दी है कवि भरत ने। किसने? कवि भरत, जो कि राजा मानसा के दरबारी कवि थे। किसके? राजा मानसा के दरबारी कवि थे और इन्होंने अजयपाल के जीवन का वर्णन किया है। किसने? कवि भरत ने अपनी काव्य मानवोदय काव्य में, और ये राजा मानसा के दरबारी कवि थे। अब बात करते हैं गढ़वाल राजवंशावली। तो गढ़वाल राजवंशावली दी है दोस्तों कवि देवराज ने। किसने? कवि देवराज ने दी है गढ़वाल राजवंशावली और इन्होंने कनकपाल के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया। किसने? कवि देवराज। और इन्होंने कनकपाल को भी स्वर्णपाल कहा और बाद में इन्होंने सोनपाल को भी स्वर्णपाल कहा। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया था ये टॉपिक। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि गढ़वाल राजवंशावली का लेखक कवि देवराज जी है। अब बात करते हैं दोस्तों गढ़वाल का इतिहास। तो ये बुक लिखी है दोस्तों पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि गढ़वाल का इतिहास किसकी रचना है। तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। और दूसरी जो गढ़वाल वर्णन है ये भी इन्हीं की है दोस्तों। किसकी? पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी। और इन दोनों में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि पहली वाली बुक में पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने बोला कि कनकपाल 888 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, और दूसरी वर्णन गढ़वाल वर्णन में इन्होंने बताया कि कनकपाल 688 में राजगद्दी पर बैठा था। अगर इसमें विक्रम संवत की बात करें तो 57 साल ऐड कर देना और इसमें भी 57, ये हो जाएगा 945 और 745। तो दोनों फैक्ट याद रखना दोस्तों, अगर विक्रम संवत में पूछता है तो ये वाला और ये वाला। अब बात करते हैं दोस्तों सभासार। सभासार किसकी रचना है? मैंने आपको बताया था दोस्तों सभासार परमार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह जी की रचना है। किसकी? सुदर्शन शाह। और इन्होंने परमार वंश का भी वर्णन किया है इस रचना सभासार में। अब बात करते हैं दोस्तों देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला की। तो देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना अगस्त माह में 1946 में पंडित चक्रधर जोशी यानी प्रसिद्ध विद्वान पंडित चक्रधर जोशी द्वारा की गई। किसके द्वारा? चक्रधर जोशी जी के द्वारा देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना करी गई। कब? 1946 में। किसके द्वारा? पंडित चक्रधर जोशी जी के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों दिगलौरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। एक इतिहासकार हुए हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। दोस्तों इसकी बुक का नाम भी लंबा है और इसका नाम भी। तो ये एक ट्रिक हो सकती है आपके लिए कि बुक का नाम भी लंबा है और राइटर का नाम भी लंबा है। दिगलौरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। दोस्तों इस बुक में ये बताया गया राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात का सामूहिक भाग गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। गुर्जर प्रदेश यानी दिगलौरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश बुक में ये बताया गया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात का एक सामूहिक भाग गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता है।